मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन वगैरह हम सब पढ़ चुके थे और ओम्स लॉ के ऊपर अपन बात कर रहे थे। ठीक है, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स जो साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, 1826 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं, जिसको अपन ने वोल्टेज के नाम से डिनोट किया था वी के, ये वी और इलेक्ट्रिक करंट जो था आई, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। सपोज करिए ये एक वायर है हमारा और इसके साथ हमने जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट का, और उसकी वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम ने क्या बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उससे उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या था कि V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। कहने का मतलब है कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते रहोगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल लॉ है। आगे जाकर के ओम्स ने ये भी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने पर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कुछ जो है सर्टेन कंडीशंस है, जैसे कि किसी भी कंडक्टर का जो है टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या है, इसके अलावा उसका किस मटेरियल का वो बना हुआ है, इसके अलावा उसका क्या नाम है, लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कंडक्टर का वायर है, थिकनेस है, कितना मोटा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफिक कंडीशंस को ध्यान में रखना था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ था ओम्स लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ ना होकर के कंडीशनल लॉ था। और कंडीशंस क्या है वो अपन फर्दर आगे स्टडी करेंगे, इसमें किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंसी होती है। तो अभी तक ओम्स ने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई है और उससे उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, तो V और I दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर आप V को इंक्रीज करोगे, अगर आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट से 12 वोल्ट करोगे, तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा I, उसका भी जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो होगा सेम होगा। इसका आगे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल जो था वो प्रैक्टिकल किया। देखिए वो एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम क्या है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओम्स का जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट है ओम्स लॉ, ये हमारा कोई भी जो है कंडक्टर है, वायर वगैरह, ये हमने एक एमीटर लगा दिया, सीरीज के अंदर लगाएंगे एमीटर को। ये हमारा प्लग है, दिस वन इज बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है।
ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको अपन रियोस्टेट बोलेंगे, जिससे कि अपन रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है इस कंडक्टर के अक्रॉस, इसके हमने पैरेलल में लगा दिया एक वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंटल से ओम ने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लिए V और I के। और वेरिएबल जो था वो था रेजिस्टेंस। यहाँ से रियोस्टेट से अपन इस सर्किट का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है इससे इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसमें करंट में चेंजेस आएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आएंगे। अगर मान लीजिए अपन इस स्लाइडर से, एक एक्सपेरिमेंटल जो है लैब में होता है, इस स्लाइडर से अगर इसको थोड़ा सा अपन जो है करंट की वैल्यू जो है एकदम स्मॉल रखेंगे, एकदम छोटा सा जो है इसमें करंट फ्लो होने देंगे सर्किट में आई, रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा रखा है जिसकी वजह से करंट जो है स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था और कितना करंट था उसका हमने एक रीडिंग ले लिया। सपोज दैट x1 तो था हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट था वो आ गया हमारे पास में y1। ओके, फिर हमने फिर से रियोस्टेट से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो क्या है चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब अपन चेंज करेंगे तो फिर से करंट में चेंजेस आएंगे। अब की बार करंट को फिर से थोड़ा सा बढ़ाया अपन ने, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया, तो करंट को बढ़ाएंगे तो सपोज कि करंट का कुछ रीडिंग आया y2 और वोल्टेज का कुछ रीडिंग आया x2। इस तरह से उसने डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लिए, और जब इन रीडिंग्स को लेकर के जब उसने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ प्लॉट किया, तो इस ग्राफ के अंदर जो I था और V था, इन दोनों के जब ग्राफ बनाया तो जो कर्व आता था ग्राफ वो आता था एक स्ट्रेट लाइन। V और I में जो ग्राफ बताया ओम्स ने वो था एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स के बेस पर बना था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से पता चल रहा था कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू भी क्या है इंक्रीज होती है। लेकिन ये सिर्फ लो जो था वो कंडीशनल लो था। ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था फिजिक्स की लैब के अंदर ओम्स के थ्रू, इसमें सब जो है कंडीशंस जो थी वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस थी। जैसे कि इस वायर का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, अगर इस वायर को और ज्यादा मोटा कर देंगे या पतला कर देंगे तो हो सकता है इसमें चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है उस समय रूम टेम्परेचर कितना रहा होगा, ठीक है, ये सारी की सारी लेंथ के ऊपर जो है इन सब चीजों के ऊपर जो है रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर अपन वोल्टेज को बढ़ाते ही जाएंगे तो हर बार करंट बढ़ता ही जाएगा। एक पर्टिकुलर सीमा के बाद में जाकर के ये कर्व जो है लिमिट के बाद में स्ट्रेट नहीं रह पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो था वो कंडीशनल लॉ था। लेकिन लॉ यही था कि V जो है वो कंडक्टर जो है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई करते हैं वो उस करंट के साथ साथ क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। उस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है उसके साथ में प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था ओम्स लॉ। अब यहाँ पर जो बार बार एक टर्म का अपन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि अपन ने अभी रियोस्टेट से अपन ने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया, करंट को थोड़ा वैल्यू को अपन ने इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस को अपन ने कम किया तो करंट का वैल्यू जो इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो गया। ये रेजिस्टेंस है क्या? अपन ने अभी तक की जो इस पूरे चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है उसमें अपन ने V के बारे में बात करी थी जिसको अपने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी अपन ने ड्राइव किया था वो था W/Q। I के ऊपर भी अपन ने बात करी थी Q/T के ऊपर, और I के ऊपर Q = NE/T के ऊपर भी अपन ने बात करी थी। ये सारे जो चीजें हैं ये अपन इसमें पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, I करंट और चार्जेस भी अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए ये था ओम्स लॉ। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखिए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे अपन ने बात कर रहे थे कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसके पास में होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके जो आउटर सेल्स होते हैं, कोई भी जो
सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको अपन बोलते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उस एटम के किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं उसमें कौन जो है जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने सेल में उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर सेल में, वो फिक्स है। तो कंडक्टर्स के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल जो हैं या तो इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी कंडक्टर को जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, वी मिल जाता है, बैटरी का सोर्स मिल जाता है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको अपन कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में अपन ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाने पर, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होने लगता था, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता था। जैसे ही अपन एक V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, मूव करने लगते थे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या इस तरह से मूव करते थे, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता था, करंट फ्लो होता था किसी भी कंडक्टर के अंदर। यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और ये सब होता किस वजह से था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते थे और पोटेंशियल डिफरेंस अपन को अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए किसी भी एटम जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सब्सटेंस में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या देख रहे हैं, फ्लो हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ही कंडक्टर के आयंस से एटम से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने लगते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में, तो ये क्या करते हैं, इस कंडक्टर के इन इलेक्ट्रॉनों की जो है आपस में टक्कर होती है, कोलिजन होता है। ये आपस में भी टकराते हैं और इस कंडक्टर में जो आयंस होते हैं ये उनसे भी टकराते हैं। और इस कोलिजन की वजह से क्या अराइज होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट। और ऑब्स्ट्रैक्ट किसके अंदर आता है, बाधा कहाँ पर आती है, बाधा आती है इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। और जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में दिक्कत आएगी तो करंट का फ्लो मुझे बताइए कि कम होगा ना, डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होता है, उसी कंडक्टर के आयन से या ईच अदर जब वो आपस में कंडक्ट करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उनके रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, हिंड्रेंस जो आती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। मतलब कि धारा का विरोध करना। और धारा कब बहती है, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उस कंडक्टर के अंदर। होता है किस वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अपन कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका जो मूवमेंट होता है और जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने से इनके जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इनके फ्लो में चेंजेस आते हैं, ये स्पीड जो है वो कम और ज़्यादा होती है, या यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जिसको अपन बोलते हैं, हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे, उसमें कमी आती है, एवरेज टाइम पीरियड में कमी आती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का प्रतिरोध है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में आने वाली रुकावट और बाधा, और ये हर कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी जो वायर है, उस कंडक्टर की मोटाई जो है, थिकनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये तो सब इस कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है।
कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर है, गोल्ड है, या किस अदर मटेरियल का है, अलॉय का है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब आपको रेजिस्टेंस की टर्म शायद क्लियर हो चुकी होगी कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो हो रहा है उसमें आने वाली रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, और वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट क्यों होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, आपस में ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते होंगे कि जैसे अगर अपन किसी स्टेट हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, और हाईवे पर चलते चलते अचानक से अगर सामने ब्रेकर आ जाता है तो अपन को स्पीड क्या करनी पड़ती है, स्लो करनी पड़ती है। तो वो जो हमारी स्पीड थी जो थी वो इलेक्ट्रिक करंट था, और जैसे ही हमने ब्रेकर देखा, हमने स्पीड को स्लो किया तो स्पीड हमारी कम हो गई, ठीक है। तो वहां पर ब्रेकर किसकी तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह, वो विरोध कर रहा है। अगर अपन नहीं रोकेंगे तो हमारी गाड़ी पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि अगर ये कोलिजन हो रहा है तो क्यों ना मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता तो मेरी बैटरी का वोल्टेज इतना ज्यादा कर दूं, 100 वोल्ट की कर दूं, 1000 वोल्ट की कर दूं, तो क्या होगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको इतना ज्यादा जो है फोर्स मिलेगा कि ये मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हद से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे या हद से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो वो जो वायर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस वायर का जो है वो जल सकता है, उसमें आग लग सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि V और I, आप V को बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, एक कंडीशन तक बढ़ेगा। कंडीशन के बाद में ये कर्व स्ट्रेट नहीं आता, ये ग्राफ V और I जो है एक साथ नहीं बढ़ते हैं, वहां पर फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगेंगे, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। क्यों बढ़ेगा मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर आप V को बढ़ाते जा रहे हो बार बार, अगर आपने V बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, चलो I बढ़ रहा था, लेकिन एक समय के आधार, मान लीजिए आपका जो वायर था वो 2 mm का वायर था, ठीक है, और उस वायर के साथ में आपने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, आपने देखा करंट जो है मेरा 5 एम्पियर का आ रहा है। उसके बाद में आपने 20 वोल्ट का बैटरी कर दिया, करंट आपका जो है 10 एम्पियर हो गया। आप बढ़ाते गए आपने देखा कि मैं और बढ़ाऊंगा, आपने 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि आपका जो वायर है वो जल गया, या उसमें आग लग गई, या वो ब्लैक हो चुका था, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था सर्किट के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे कि सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V जितना बढ़ाएंगे I उतना बढ़ता चाहिए। मैंने कहा आपको कि V जो है वो एक कंडीशन तक बढ़ेगा। अब आपने क्या किया, आपने हद से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा था इस कंडक्टर के अंदर, इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, मैंने कहा था ना आपको कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो एक वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ये वेलोसिटी इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे आप इधर से, ये उतना ही ज्यादा वेलोसिटी से इंक्रीज करेंगे। जब ये बहुत तेज स्पीड से भागते हैं आपस में, और जब ये भाग रहे होते हैं तो ये बड़ी तेजी से आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, तो इनका जो वाइब्रेशंस थे, इनके जो ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड था वो इंक्रीज हो गया, बड़ी तेजी से ये टकराने लगे आपस में, और जिसकी वजह से क्या होने लगा, इनके कोलिजन से यहाँ इस कंडक्टर के अंदर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होने लग गया, और उस टेम्परेचर की वजह से वो एक पर्टिकुलर लिमिट पर आकर के वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी वो उनसे ऊपर टेम्परेचर चला गया, और उस सिचुएशन में वायर क्या हो गया, जल गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और I में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल का है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बट इट इज ए कंडीशनल लॉ, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, और वो हो किस लिए रहे हैं, कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आपस में जो कोलाइड करते हैं ईच अदर जो है उसकी वजह से ये होता है। तो ये थे सारे के सारे आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। अब बात करते हैं पर रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं जो है ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। ये सारा का सारा आपको जो है नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इससे पहले के जो 2 वीडियो आपको दिए गए थे उसका भी मैंने नोट्स आपको व्हाट्सएप पे दे दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं 10th क्लास के इस समय ना तो वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और जो टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जाम जो होंगे इस सेशन के वो उसी टाइम पे होंगे, इसलिए आपको नोट्स प्रिपेयर बनाने हैं, वीडियो को समझना है, अच्छे से हेल्प करना है। एक तरीके से ये क्लासरूम की तरह ही बन रहे हैं आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिलेंगे, आप चैनल पे इसको डाउनलोड करने के बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं, और जब आपकी मर्जी हो तब देख सकते हो। पूरे अच्छे से समझिए, फिर अपनी बुक खोलिए,
उसमें से स्टडी करिए और उसके बाद में जो मैं आपको नोट्स देता हूँ उसको अपने साइंस के नोट्स को बनाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे मैं बताया आपको, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे थे, और रुकावट पैदा हो क्यों रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। ठीक है, हर एक कंडक्टर का उसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि सिल्वर का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग है, आयरन का रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे पास में मेटल्स होते हैं। तो अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ गया, एक तरीके की रुकावट। इसको रेजिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं अपन, इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल आर से। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। अब देखिए इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ द वायर। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो है उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबा जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो वायर की लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये पहला फैक्टर आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखिए कि एक वायर है, मान लीजिए उसका इतना लेंथ है, ये उसका लेंथ है, एल है, ये लेंथ है। इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तभी तो करंट फ्लो होगा जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मुझे बताइए जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी आपस में टक्कर होगी, उतना ही ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और जितना ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ के रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कि लेंथ को अगर आप इंक्रीज करोगे, किसी भी वायर की लंबाई को बढ़ा दोगे तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब कि उसमें करंट का फ्लो होने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की रुकावट जो है, ऑब्स्टेकल्स, वो ज़्यादा होता जाएगा। तो आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के। ये पहला रिलेशन समझ में आया आपको कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अगर कंडक्टर की लेंथ को आप बढ़ा दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आने वाली रुकावट, बाधा, प्रतिरोध, ऑब्स्टेकल्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो मूव नहीं कर पाएंगे, और जब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कम होगा, करंट कम फ्लो होगा उस कंडक्टर के अंदर, आई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये पहला चीज है। दूसरा डिपेंडेंसी जो होता है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकंड थिंग इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि उस कंडक्टर वायर की क्या है, मोटाई। जैसे कि ये देखिए, ये आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये इस समय इसकी ये मोटाई है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। सामने से जो इसका आपको जो सर्क्यूलर लूप दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी ये मोटाई। अगर आप आपको इस निप से देखें तो खाली इस निप को देखोगे तो ये कम मोटा है, इसका मतलब इसकी थिकनेस कम है। ठीक है, अगर ये वाला वायर लेते हैं तो ज्यादा वायर मोटा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से हमारे पास में कोई कंडक्टर है, वायर है, तो ये जो इसकी रेडियस होती है, अगर आर है या स्मॉल आर है, जो भी है, रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल आर ले रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को जो रेडियस है स्मॉल आर ले लेते हैं। ये रेडियस जितनी ज्यादा होगी, वायर की मोटाई उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो रेडियस का मतलब थिकनेस से बात कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किसको डिनोट करेगा, कंडक्टिंग वायर की थिकनेस को बात करेगा कि कितना मोटा है और कितना पतला है, थिनर, थिकनेस और थिनर। अगर रेडियस कम है तो वायर क्या हो गया, पतला हो गया। रेडियस ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, आगे से सर्कुलर होता है वायर पूरा, तो पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, क्योंकि सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे अपन,
पाई आर इस करके आर हमको रेडियस वहां पर दिया हुआ होगा, किसी वायर का रेडियस इतना है तो उसकी थिकनेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कैसे करता है, बात ये आती है। देखिए अब एक वायर है, मान लीजिए ये वायर इतना ही पतला है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, ठीक है, और इस वायर में ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा वायर बना रहा हूँ मैं आपके पास में, मोटा बना दिया थोड़ा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कौन से वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से होएगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से होएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस था इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन, ठीक है, ऑब्स्टेकल। मुझे बताइए यहाँ पर स्पेस ज्यादा है क्या? वायर मोटा है तो इसका मतलब इस मोटाई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा टक्कर होगी नहीं, आसानी से खूब जगह है। इस वायर की मोटाई कम है, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका कोलिजन ज्यादा होगा। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? अपन ने वायर कम ही पतला रखा है, ठीक है, सॉरी पतला रखा है अपन ने वायर को, मोटा तो है नहीं, तो इसका थिकनेस क्या है? कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, रेडियस बहुत ही कम है, इसका मतलब ये वायर क्या है? पतला है। इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आर की वैल्यू कुछ ही डालेंगे, कम डालेंगे तो एरिया क्या आएगा? कम आएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कम। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। आपको समझ में आ रही चीजें? इधर देखिए दूसरी चीज, अब की बार अपन ने क्या कर दिया? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज्यादा है आपका, ठीक है, और रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो गया? कम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होते रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर जाएंगे, कोलिजन इतना ज्यादा होगा नहीं, कोलिजन ज्यादा होगा नहीं तो आसानी से फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या होता है? वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका दूसरा रिलेशन होगा। पहला रिलेशन आर प्रोपोर्शनल था एल के, दूसरा था आर प्रोपोर्शनल इनवर्सली किसके? किसी भी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा। अगर वायर को अपन ज्यादा मोटा लेंगे तो जितना मोटा वायर होगा ना उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और अगर वायर आपने पतला ले लिया कंडक्टिंग वायर तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। वायर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मोटापा ज्यादा बढ़ा देंगे, थिकनेस को बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम। इसीलिए जब हम हाई वोल्टेज के जो सर्किट्स के अंदर जो है अपन जो है मोटे वायर्स का यूज करते हैं। जो अपने जो बड़े बड़े पावर हाउसेज वगैरह में जो सर्किट होते हैं वहाँ पर जो अपन जो वायर्स यूज लेते हैं वो मोटे वायर यूज में लेते हैं। उनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, कोलिजन होगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स का, और इसकी वजह से करंट इजीली क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। अगर हम वायर मोटे नहीं लेंगे तो दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। क्या? या तो हमारा जो कंडक्टिंग वायर है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वो जलेगा भी नहीं तो फिर टेम्परेचर की फॉर्म में हीट का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो पहुंचना चाहिए था हमने भेजा वहां से 100 एम्पियर, लेकिन अगले जो सप्लाई है वहां तक अपना 20 या 50 एम्पियर ही पहुंचेगा, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी लॉस भी नहीं होना चाहिए हमारे पास में। तो ये ओम्स लॉ जो था ये आगे जाकर के हमारे इंजीनियर्स के लिए जो है बहुत ही एप्लीकेबल था कि हमें किस सर्किट में किस टाइप के वायर लेने चाहिए, किस टाइप का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे जो हमारे सर्किट होते हैं मोबाइल वगैरह के, टीवी, फ्रिज, प्रेस के, इसमें अपन छोटे वायर ही लेते हैं काम में, पतले वायर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो डिपेंडेंसी समझ में आई आपको। रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है किसी भी कंडक्टर का, उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप चाहो तो इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप में से जो है पानी बाहर आ रहा है, और इस पाइप में से जो पानी बाहर आ रहा है ये बड़ा पाइप था और ये एक छोटा सा पाइप है, इसमें से भी पानी बाहर आ रहा है। अब बाहर से आप जो है एक ही मोटर से सेम प्रेशर डाल रहे हो, तो मुझे बताइए एक ही मोटर से सेम प्रेशर डाल रहे हो तो इस वाले पाइप से जो पानी बाहर आएगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, दिक्कत आएगी, और यहाँ से पानी जो है वो इजीली फ्लो होता हुआ बाहर आएगा। कहने का मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इस वाटर को रोकने वाला कोई है नहीं, स्पेस काफी ज्यादा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जितना ज्यादा आप क्रॉस सेक्शन एरिया कर दोगे
तो कोलिजन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए रेजिस्टेंस अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस सीधा इफेक्ट करता है करंट की वैल्यू को, उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके इफेक्ट। अब अपन ये दोनों रिलेशन जो है आर प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इन दोनों को यूटिलाइज करके अपन एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। और एक तीसरा जो है अपन फॉर्मूला बनाएंगे जो बहुत से न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आने वाला है, ठीक है। दोनों को जोड़ करके बनाएंगे और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे किसी भी कंडक्टर का, जिसको बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस की कहानी क्लियर हुई। अब देखिए पहला रिलेशन था हमारा आर प्रोपोर्शनल था एल के, और दूसरा रिलेशन आया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शन एरिया के। इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर एल अपॉन ए, दोनों को एक साथ लिख दिया। आर प्रोपोर्शनल हो गया एल के और 1/a मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब भी अपन ये प्रोपोर्शनल का निशान को यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर रो। इसको इस तरीके से बनाना है, ध्यान रखना, उल्टा पी घुमा करके लाना है। और ये एल हो गया और ये ए हो गया। कुछ किताबों में इसको के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रो है यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस था प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन से इसका डेफिनेशन आने वाला है। देखिए यहां से हमने इस रो को क्या कहा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। यहां से इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ये ए ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स वाले बच्चे, वो आप आर इंटू ए लिख सकते हैं, और एल नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये एल हो गया। तो बच गया क्या हमारे पास में, सिर्फ रो। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये कहलाता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों नाम से जाना जाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर अपन यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, देखो आर क्या होना चाहिए, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और एल क्या है, लेंथ। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाए, जिसको अपन पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का किसी भी कंडक्टर का क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। और अगर लेंथ है किसी भी कंडक्टर की वो कितनी है, 1 मीटर हो जाए। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कोई मतलब नहीं है। रो किसके बराबर हो गया, सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर। किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। मतलब कि एक ऐसा कंडक्टर कैसा भी हो, जैसे कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, सिल्वर का हो, या किसी अन्य मटेरियल का हो, अदर मटेरियल का हो, उसका अगर लेंथ कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर। मान लीजिए कॉपर की एक रोड है आपके पास में, कितने मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मतलब कि उसकी जो मोटाई जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो आ रहा है उसके हिसाब से अपने निकाला, मोटाई के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से, वो आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो उस 1 मीटर लंबी कॉपर की रोड और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसको, रेजिस्टिविटी। तो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, इसको ये समझ में आया। ये बताता है आपको उस मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में कि ये मैटर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। कहने का मतलब अगर कॉपर का है तो कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी। 1 मीटर कॉपर की लंबाई वाली छड़ ले लें और उसका एरिया अपन 1 मीटर स्क्वायर रख लें, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इतनी ही मोटी लें कि उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वही क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उस कॉपर के लिए। समझ में आया आपको। अगर ऐसी कहानी में सिल्वर के साथ लेता हूँ तो भी अलग आएगा, क्योंकि सिल्वर अलग टाइप का मटेरियल है। गोल्ड के साथ लेता हूँ तो अलग आएगा, आयरन के साथ लेता हूँ तो अलग आएगा। तो अलग अलग कंडक्टर्स की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें सबसे आसानी से और सबसे तेज गति से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, करंट आसानी से फ्लो होता है, वो होता है सिल्वर। चांदी में सबसे तेज से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सिल्वर के बाद में जो दूसरा मटेरियल आता है हमारे पास में, वो आता है आपके पास में कॉपर गोल्ड है, गोल्ड के बाद में कॉपर आता है, कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है सिल्वर और गोल्ड ये दोनों ही कैसे मटेरियल हैं, बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है, बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत ही कीमती धातु है। इसका उपयोग हम जो है हमारी ज्वेलरी वगैरह में करते हैं, इसलिए अपन सिल्वर की गोल्ड की वायरिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है। अपन टीवी खोले, फ्रिज खोले और उसमें अपन को सोने चांदी के तार मिले, ऐसा तो नहीं सकता। इसलिए अपन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं कॉपर। इसको लेते हैं कॉपर को, या फिर
एल्यूमिनियम को। ये दो ही मेटल जो है अपन इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी अलग अलग है। ये आपको बुक में एक चार्ट दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपको इसकी वैल्यू दी हुई होगी कि किसी भी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू बता सकता हूँ किसकी, सिल्वर की 1.60 इंटू 10 की पावर -8, 1.60 इंटू 10 की पावर -8। ये इतना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये इतना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का होता है। ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी है। अब देखो यूनिट कैसे निकालेंगे इसका, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट तो क्या था हमारे पास में, ओम था, जिसको अपन ने इससे डिनोट किया था। रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे अपन, देखिए आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर। तो हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा, ओम इंटू मीटर। तो ये सिल्वर का है, तो ऐसी कॉपर की अलग होगी, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस के बाद में, रेजिस्टिविटी की बात करी, अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किसके ऊपर बात करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर। इसमें न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर आपके काफी सारे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दे वायर का, उसका रेजिस्टेंस दे दे, उसकी लंबाई दे दे, तो आपसे रेजिस्टिविटी पूछ सकता है। हो सकता है आपको कॉपर का रेजिस्टेंस दे दे, ठीक है, उसका जो है रेजिस्टिविटी भी दे दे, उसकी लेंथ दे दे, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ सकता है, ठीक है। और भी कई तरह की चीजें पूछ सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था आपको कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको सिंपल चीजें भी पूछ सकता है कि एक वायर था, उसकी लेंथ को मैंने 2 गुना कर दिया, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। मतलब कि लेंथ को डबल कर दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना हो गया। आप देख रहे होंगे लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे सिंपल प्रश्न पूछ सकता है। एक वायर था, उसकी मोटाई मैंने उसकी रेडियस को डबल कर दिया, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, आधा हो गया। क्योंकि आपको पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको डबल करोगे तो ये आधा, इसको 4 गुना कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, 1-1 नंबर के, या फिर यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। वो अपन एक साथ करेंगे न्यूमेरिकल्स की क्लास में, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी अपन ने आर की एल के साथ में, ए के साथ में, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में, और जो था ए के साथ में। अब अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस लास्ट एंड फाइनल टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी कैसे करता है। तो टेम्परेचर के साथ में कुछ नहीं है। अगर मेटल्स की बात करें अपन, मेटल्स में जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इसके अलावा गोल्ड है, इन सब के बारे में बात करें तो अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी होती है इन मेटल्स पे इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं अलॉयज। क्या बोलते हैं, अलॉयज, जिनको अपन मिश्र धातु बोलते हैं। मतलब कि 1 या 2 या 3 मेटल्स को एक पर्टिकुलर रेशो में मिला करके जो आपकी एक नया मेटल बनता है, जिसको अपन मिश्र धातु बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके अलॉयज व्हील्स आते हैं गाड़ी वगैरह के, ठीक है, स्टेनलेस स्टील आता है, मैग्नेटाइन आता है, कॉन्स्टेटाइन आता है, ये सारे के सारे क्या है, अलॉयज में आते हैं। तो अलॉयज के अंदर जो है अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो, टेम्परेचर क्या करते जा रहे हो, डिक्रीज है, तो रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल चेंजेस, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, बहुत ही स्मॉल चेंजेस होता है। मतलब कि अलॉयज के अंदर जो चेंजेस होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, वो बहुत ही ना के बराबर होते हैं। चाहे से आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, चाहे से आप टेम्परेचर को कम कर दीजिए, तो अलॉयज के अंदर जो है ज्यादा टेम्परेचर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अपन एक तीसरे टाइप के मटेरियल्स की, जिनको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, जिसमें आते हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कुछ ऐसे मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। सिलिकॉन आपकी जो सिम आती है मोबाइल का, उसके पीछे का जो चिप आता है येलो कलर का, वो सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। इनके अंदर जो है रेजिस्टेंस जो है, टेम्परेचर को आप जब जो है इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। टेम्परेचर जो है अगर आप बढ़ा दोगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस है
वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। किसके अंदर होगा, सेमीकंडक्टर्स में होगा। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर्स की, जिनको अपन अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ना तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और ना ही ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हो, जिसको अपन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल कहलाता है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, ग्लास, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर ये दो अलग अलग चीजें हो गई। कंडक्टर मतलब कि चालक और इंसुलेटर मतलब कि कुचालक। चालक मतलब कि जिसमें विद्युत का चालन होता हो, करंट फ्लो होता हो। यहाँ पर सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच के एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आप देखोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है उनके बीच में आते हैं, मेटेलॉइड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ये सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक की तरफ बिहेव करते हैं। मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस आती हैं, वहां पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते। अगर वही परिस्थितियां बदल दी जाएं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इनको ना तो प्रॉपर कंडक्टर कहा जा सकता है, ना ही इंसुलेटर कहा जा सकता है। ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक कहेंगे। और ये होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह। इसके अलावा इनका रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है, जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं हो रहा था। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह के जो वायर देते हैं उसमें पर्टिकुलर अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से आगे फिर जो है, इसीलिए वी और जो आई का ग्राफ था उसमें चेंजेस आते थे, मैंने इसको कंडीशनल लो कहा था। तो ये सारी की सारी अपने डिपेंडेंट। आगे इसके अलावा बात करते हैं अपन, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनको अपन सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है उनका, वो देखिए जीरो भी हो जाता है। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम जीरो भी आ सकता है। और उस टाइप के मटेरियल्स को अपन बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। जिसके ऊपर बात करते हैं अपन मरकरी के ऊपर। ये मरकरी आपने नाम सुना होगा, आपका जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो पारा भरा हुआ होता है मरकरी, ये 4.2 केल्विन जो होता है, 4.2 केल्विन जो इसका टेम्परेचर होता है, इस पे जो है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मरकरी को अपन क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स। तो अपन ने चार तरह के मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। अपन ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, अपन ने अलॉयज के लिए पढ़ा, कंडक्टर्स पे टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है, अलॉयज के साथ में टेम्परेचर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, सेमीकंडक्टर्स के साथ में क्या है और सुपर कंडक्टर्स के साथ में क्या है, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा अपन ने, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस होता क्या है जिसको अपन ने ऑब्स्टेकल्स कहा, ओम्स लॉ के बारे में बात करा, ओम्स लॉ कंडीशनल क्यों होता है, ये सारी चीजें बताई। इसके साथ ही अब एक लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं अपन, जो हमारे पास में दोनों फॉर्मूले आए हैं उनसे अपन दो डेफिनेशन निकालेंगे जो अपन शुरू से निकालते आए थे, और उसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करेंगे। यहीं पर आगे पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, अब सबसे पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल था हमारे पास में I के, तो इसको प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक सिंबल जिसको अपन बोलेंगे R, तो V बराबर IR। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी हो चुका था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, V बराबर IR हो गया तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन I होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ से R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, और ये वोल्टेज, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और I एम्पियर। समझ में आ रही है। और वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन ने क्या बोला था, ओम बोला था, और इसको डिनोट किससे किया था, इस तरीके से डिनोट किया था। तो मुझे ये बताइए R इक्वल्स टू, अगर V की वैल्यू 1 हो जाए और I की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या, आगे नोट्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। दूसरा फॉर्मूला भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी का। R की डिपेंडेंसी अपन ने पढ़ी थी L के साथ में और A के साथ में। अपन ने यहाँ से हटाया था R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी आया था, L अपॉन A आया था। L की वैल्यू की अगर रो की बात करते हैं अपन यहाँ से, तो रो आया था R इंटू A अपॉन L, R इंटू अपॉन। अब मुझे बताइए अगर यहाँ से R की वैल्यू 1 ओम हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और L बराबर 1 मीटर हो जाए, तो यहाँ से मुझे बताइए रो की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 1 अपॉन 1 बराबर 1 ओम इंटू मीटर, ये आएगी, क्योंकि इसका एरिया क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर इसका यूनिट बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1। तो कहने का मतलब है
रेजिस्टिविटी का जो डेफिनेशन आएगा 1 ओम इंटू मीटर, वैसे पूछता नहीं है लेकिन अगर आप डिफाइन करना हो तो एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल जिसका लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसमें रेजिस्टेंस कितना हो 1 ओम, तो वो 1 ओम इंटू मीटर। ठीक है, बाकी यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, और वो कितना होगा, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1, तो जो आर होगा उस कंडक्टर का वही स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो अपने पास में 4 या 5 डेफिनेशन हो चुकी है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया था हमारे पास में, 1 ओम का डेफिनेशन हो चुका है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो चुका है, और इसके चारों फॉर्मूले भी हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स अपन एक साथ करते जाएंगे आगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुका हूँ। आगे जो अपने नेक्स्ट क्लास में होगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस को अलग अलग टाइप से जोड़ेंगे और पर्टिकुलर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो निकालना सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।